गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उद्देश्य आदि चीज़ों से अवगत कराया था। आज हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के चरणों के बारे में। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया, चरण या किन किन स्टेप से सामाजिक अनुसंधान गुजरता है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनुसंधान जो है वो एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित अध्ययन है, और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित अध्ययन हमेशा कुछ निश्चित चरणों से होकर गुजरते हैं। उनमें आप अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हम एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें इस प्रोसेस को, इन स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करना होता है। इसके माध्यम से आपका अध्ययन वैज्ञानिक भी हो सकता है और उसके आधार पर सिद्धांतों का भी निर्माण किया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरणों की। सामाजिक अनुसंधान के चरणों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है समस्या का चुनाव। सामाजिक अनुसंधान करने के लिए हमें सबसे पहले एक समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। अर्थात आपको अपने अध्ययन के लिए एक विषय का चुनाव करना पड़ेगा। विषय का चुनाव या समस्या का चुनाव करते वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। शोध हेतु जब हम विषय चुनते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उससे संबंधित आवश्यक तथ्य हमें उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं, किसी वैज्ञानिक पद्धति का हम उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। और उससे भी महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये कि अध्ययनकर्ता को किसी भी विषय का समस्या के रूप में चुनाव करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसे उस विषय में रुचि है। जिस विषय में आपकी रुचि हो, जिस समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आप उत्सुकता रखते हो, उसी को एक समस्या के रूप में चुना जाना चाहिए। पीवी यंग जो एक अनुसंधान करता है, उन्होंने कहा है कि विषय ऐसा होना चाहिए जिसको समझने की शोधकर्ता स्वयं योग्यता रखता हो और वो ये जानता हो कि इसे हम एक निश्चित अवधि में पूरा कर सकता हूँ। अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित कोई अन्य शोध उपलब्ध यदि हो तो वो बहुत अच्छा रहता है, ताकि उससे आपको थोड़ी सी जानकारी मिल सके। और अगर ना हो तो हमें अध्ययन के क्षेत्र को बहुत व्यापक नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि उपलब्ध प्रविधियाँ, यानी अध्ययन करने के लिए जो प्रविधियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारी समस्या उनसे संबंधित होनी चाहिए। विषय का चुनाव करते समय सामाजिक शोध के माध्यम से वैज्ञानिक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर नैतिक नियम नहीं बना रहे हैं। हमें समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है जिसके आधार पर हम कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि समस्या का चुनाव करते समय हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद हमें संबंधित साहित्य का अध्ययन करना होता है। किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित, समस्या से संबंधित पूर्व में अगर कुछ अध्ययन किए गए हैं तो उससे उनका पुनरावलोकन कर लेने से एक वैज्ञानिक को, अनुसंधानकर्ता को आगे के लिए दिशा निर्देश मिल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रारंभ में शोध से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाए। संबंधित साहित्य से रिलेटेड प्रलेख, कोई लेख, पत्र, पुस्तकें, कोई प्रतिवेदन, किसी और द्वारा किया गया कोई रिसर्च, वो सारी चीज़ें उसके अंदर सम्मिलित होती हैं। इससे हमें विभिन्न प्रविधियों का भी ज्ञान हो जाता है और शोध कार्य में आने वाली कठिनाइयों का भी पता चल जाता है। एक इंसाइट या अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है तथा ये भी समझ में आ जाता है कि उस समस्या से संबंधित किन पहलुओं को पहले से समझा जा चुका है और कौन से पहलू ऐसे हैं जो अभी अनटच्ड हैं या जिनके बारे में अध्ययन किया जाना अभी बाकी है। इसके बाद इकाइयों का निर्धारण किया जाता है। इकाइयों का निर्धारण अर्थात समस्या से संबंधित किन किन इकाइयों पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आप बेरोजगारी को एक मुद्दा समझते हैं, अध्ययन के लिए चुनते हैं, आप निर्धनता को एक अध्ययन का विषय चुनते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इकाइयाँ हैं उन सबको निर्धारित करना और सुपरिभाषित करना। अर्थात आपकी नज़र में निर्धन, कृषक, श्रमिक, बेरोजगार किसे आप कहते हैं, यानी अध्ययनकर्ता उन इकाइयों का क्या अर्थ लगाता है, उसको सुपरिभाषित किया जाना आवश्यक है, उनका निर्धारण आवश्यक है, ताकि आने वाले समय में जो लोग इस अध्ययन को समझने की कोशिश करें या अध्ययन को रेफरेंस में ले, वो भी उसका वही अर्थ निकालें। उसके बाद हमें प्राकल्पना का निर्माण करना है।
प्राकल्पना जो है वो अध्ययन समस्या के प्राथमिक ज्ञान के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष होता है, जिसके आधार पर हम अपने शोध को एक दिशा देते हैं। प्राकल्पना एक तरीके की पूर्व कल्पना है। किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित हमारे मन में जो पहले से एक विचार होता है, उसके कारणत्व से संबंधित, उसे हम प्राकल्पना कह सकते हैं। प्राकल्पना एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष है जिसे सही नहीं माना जाता। उसकी सत्यता और असत्यता का पता तो अध्ययन पूरा होने के बाद होता है, परंतु इससे अध्ययन को एक दिशा मिलती है, शोध के क्षेत्र स्पष्ट होता है, शोध का कार्य क्षेत्र निर्धारित हो जाता है, परंतु इसकी सत्यता को प्रमाणित हम पूरे अध्ययन के बाद ही कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, यानी किस क्षेत्र में व्यक्ति अध्ययन करना चाहता है, किस क्षेत्र को स्थान को वो अध्ययन के रूप में, अध्ययन विषय के रूप में चुनना चाहता है, उसका निर्धारण किया जाना बहुत आवश्यक है। ये मूलतः शोध विषय की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि आप गांव का अध्ययन कर रहे हैं कि शहर का अध्ययन कर रहे हैं। आप भौगोलिक आधार पर, जनसंख्यात्मक और अन्य आधारों पर निर्धारित करते हैं कि हमें फील्ड वर्क या क्षेत्रीय कार्य किस क्षेत्र में करना है। इसके बाद सूचनादाताओं का चुनाव होता है। आपके अध्ययन से, विषय से रिलेटेड आपको सही जानकारी किन लोगों से मिल सकती है, उसके बारे में हमें एक चुनाव करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम समग्र को नहीं चुन सकते, यानी अगर यूनिवर्स या समग्र हमारा बहुत बड़ा है तो उनमें से कुछ लोगों को एक सैम्पलिंग या निदर्शन की पद्धति के माध्यम से चुना जाता है, परंतु जिन लोगों को आपने चुना है वो आपके अध्ययन विषय से संबंधित होने चाहिए और उनका चयन बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। तभी हमारा अध्ययन जो है वो हमें निष्पक्ष और बिल्कुल 100% सही परिणाम दे सकता है। इसके बाद अध्ययन प्रविधियों का निर्धारण किया जाता है। अध्ययन करने के लिए, आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको किन प्रविधियों का निर्धारण करना है। आपकी सूचना जो आपको प्राप्त करनी है वो प्राथमिक भी हो सकती है, कुछ सूचनाएं द्वितीयक भी हो सकती है, यानी सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज के माध्यम से जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उनके लिए हम कौन कौन सी अध्ययन विधियों को चुनेंगे, इनका निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। और इनका निर्धारण करते वक्त आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि उसके माध्यम से, उन प्रविधियों के माध्यम से हम अपने चाही हुई जानकारी प्राप्त कर सकें, जो वांछित तथ्य हैं उन्हें हम प्राप्त कर सकें। इस अध्ययन प्रविधि का निर्धारण करने के बाद अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाता है तथ्यों का अवलोकन और संकलन करने। अवलोकन यानी जब हम देखते हैं, देख के अपने आप सुनते हैं, समझते हैं और उन चीज़ों का कोई अर्थ लगाते हैं। और संकलन जब हम बातचीत करके किसी भी माध्यम से उनको तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अपने रेस्पोंडेंट से, अपने जो उत्तरदाता हैं उनसे, तो उन तथ्यों का अवलोकन और संकलन यहाँ पर किया जाता है। इसको करते वक्त हमें पूरी सावधानी ये बरतनी है कि हमारे तथ्य पूर्णतः पक्षपात रहित हो, हम स्वयं किसी पूर्वाग्रह से जुड़े हुए ना हो, यानी हमारे दिमाग में पहले से कोई एक इमेज ना हो कि हम उसी को सत्यापित करने में लगे हों। इसके बाद तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन किया जाता है। अर्थात जब आपने तथ्य इकट्ठे कर लिए हैं तो वो तथ्य बिल्कुल कच्चे माल की तरह है। उसको तैयार करने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि आंकड़े स्वयं बोलते हैं, तो वो तब बोलते हैं जबकि एक कुशल शोधकर्ता उनको इस प्रकार से संपादित करता है, उन्हें संकेतन के आधार पर प्रत्युत्तरों को अलग अलग श्रेणियों में बांटता है। उसके बाद शोध के उद्देश्यों के आधार पर तथ्यों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण करता है। इन सारी प्रक्रिया के माध्यम से ही तथ्य जो है वो अर्थपूर्ण बनते हैं और उसके आधार पर हम एक सारणी का निर्माण कर पाते हैं, जिसके अंदर अलग अलग वर्गों के आधार पर हम कुछ ऐसी टेबल्स बनाते हैं जो स्वयं हमें तथ्यों का अर्थ समझाती है। इसके बाद तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। तथ्यों का विश्लेषण करने का अर्थ है कि एकत्रित किए गए तथ्यों का हम अर्थ निकालें, अपनी प्राकल्पना की सत्यता असत्यता की परीक्षा करें, तथ्य, घटनाओं और विभिन्न दशाओं के बीच जो सह संबंध है, कार्य कारण संबंध है, कोरिलेशन है, उनको हम इनके माध्यम से विश्लेषण करते हैं। लास्ट स्टेप जो है हमारा वो सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन है।
सामान्यीकरण का अर्थ होता है जो जानकारी हमने एक स्थान पर जुटाई है, प्राप्त की है, समय और परिस्थितियाँ यदि यथावत रहे तो क्या वही सारी चीज़ें दूसरी जगह भी लागू हो सकती हैं। इसे हम सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन कहते हैं। तो जनरलाइजेशन यहाँ पर किया जाता है और कुछ नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कि समय या परिस्थिति के बदलने के साथ पुराने नियमों की परीक्षा हो जाए तथा नए नियमों का प्रतिपादन हो जाए। सभी विज्ञानों की प्रगति का यही एक मार्ग है, कोई संक्षिप्त मार्ग यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर नियमों का प्रतिपादन करने के बाद एक प्रतिवेदन भी लिखा जाता है, जो हम इसमें प्रक्रिया में सम्मिलित कर भी सकते हैं और नहीं भी, परंतु प्रतिवेदन या रिपोर्ट राइटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है शोध का, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन से जुड़ी हुई पद्धतियों का उल्लेख करते हैं। उसके बाद विभिन्न तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है और लास्ट में उनके कारणात्मक संबंधों को जोड़कर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। तो प्रतिवेदन जो है वो आपके प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध कराता है। वो एक तरीके की रिपोर्ट होती है जो कि आपके अध्ययन के बारे में हमें समुचित जानकारी देती है।